नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी का सार कर रहे थे भाई। एनसीईआरटी सार, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी पढ़ाया हूँ। थ्योरी के बाद हम लोग एमसीक्यू कहते हैं एनसीईआरटी सार में। और मैं ऑलरेडी आपको दो दृष्टि सीरीज है भाई, दृष्टि पब्लिकेशन, भूगोल, एमसीक्यू और इतिहास और सामान्य विज्ञान, मैं ये 3 क्लास लेता हूँ। और ये आपको एनसीईआरटी एक सार है। पहले मैं इसको थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी के बाद एमसीक्यू है। तो आज ये एमसीक्यू का दूसरा भैया वो है, वीडियो है। तो प्रश्न नंबर 1 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं बताइए। प्रश्न नंबर 26 में ऐतिहासिक अध्ययन की कितनी शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती हैं? 7, 4, 8 या 5। प्रश्न नंबर 26, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती हैं, जो निम्न है। कौन कौन? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मनवंतर है, वंश है और वंशानुचरित है। तो ये पांचों बातें भाई याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से पुराणों में बताए गए 4 युगों का सही क्रम कौन सा है? पुराणों में बताए गए 4 युगों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 27, ठीक है। तो कृत है, इसके बाद द्वापर है, इसके बाद त्रेता है, इसके बाद हो जाएगा काल। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों में बताए गए 4 युगों का क्रम निम्नलिखित है: कृत, द्वापर, त्रेता और काल। इनमें से हर युग, एक मिनट, इनमें से हर युग अपने पिछले युग से निम्न बताया गया है और कहा गया है कि एक युग बाद दूसरे युग का आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। ठीक, नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? रामायण है, महाभारत है या पुराण है या ऋग्वेद है? प्रश्न नंबर 28। सतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है, जो लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास कराती है। पहले महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। ठीक है, बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत पड़ा। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो उससे तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता कहलाया या महाभारत कहलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है रामायण महाभारत के बाद की रचना प्रतीत होती है। कथन 2 है रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं रामायण की है? प्रश्न नंबर 29। ठीक है, तो यहाँ पर मूलतः 6000 बोला गया, तो दोनों विशेषता भाई रामायण की है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसका सही आंसर। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। वाल्मीकि जो रामायण थे मूलतः 6000, जो बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और अंत में जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए थे और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। मिला जुला कर इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? दोनों सही हो जाएंगे, इसके सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित दिए गए सूत्रों में से किसके अंतर्गत राजाओं तीनों उच्च वर्णों के अनुष्ठान तथा राज्याभिषेक पर चर्चा की गई है? ग्रह सूत्र में या शूल सूत्र में या सौत्र सूत्र में या जातकर्म में? प्रश्न नंबर 30। ठीक है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत सूत्र इसका हो जाएगा सही आंसर। राजाओं तीनों उच्च वर्णों और धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठान सार्वजनिक जगहों के विधि विधान तथा राज्याभिषेक के कई आडंबरों का वर्णन जो है वो स्रोत सूत्र में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 31 है किस सूत्र से ज्यामिति व गणित के अध्ययन का आरंभ माना जाता है? शुल्ब सूत्र से या स्रोत है या ब्रह्म सूत्र है या ग्रह सूत्र है? प्रश्न नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुल्ब सूत्र से। क्या है? शुल्ब सूत्र हो जाएगा इसका
सही आंसर। शुल्क सूत्र उल्लेखनीय है कि जिसमें यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार की मापों का विधान है। शुल्क सूत्र में ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। जो जातकर्म है, नामकरण है, उपनयन है, विवाह है, श्राद्ध आदि इसी से संबंधित है भाई। शुल्क सूत्र से ही जो जातकर्म में नामकरण हो गया, उपनयन हो गया, विवाह हो गया, श्राद्ध हो गया, सभी इसी से संबंधित है शुल्क सूत्र से। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 32। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे प्राचीन? प्रश्न नंबर 32। ठीक है, ब्राह्मणी, पाली, संस्कृत या आर्मेयिक? ओके, तो जाएगा भाई पाली भाषा में। क्या पाली भाषा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन बौद्ध जो ग्रंथ पाली भाषा में लिए गए हैं, यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। पाली को प्राकृतक भाषा का एक रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? पाली को प्राकृतक भाषा का एक रूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस नाम से जानी जाती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस नाम से जानी जाती है? पिटक है, सुत्त पिटक है, जातक है या थेर गाथा? प्रश्न नंबर 33 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका हम लोग देखते थे व्याख्या भाई। प्रश्न नंबर 33 का, बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जो जातक कहलाती हैं, और प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ऐसी कथाओं की संख्या लगभग 550 से अधिक है। जो जातक कथाएं हैं इनकी संख्या लगभग 550 से अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? पाली हो गए, अर्धमागधी, संस्कृत या प्राकृतक? प्रश्न नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतक भाषा में। जिसे बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में ज्यादा लिए गए हैं, और जो जैन धर्म समझ वो प्राकृतक भाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर भाई। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतक भाषा में की गई है। ईसा की 6ठी सदी में इन्हें अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित किया गया था। कहाँ? गुजरात के वल्लभी नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित किया गया था ईसा की 6ठी सदी में। प्रश्न नंबर है 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त है। कथन 2 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तीसरा व 5वां खंड अधिक पुराना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? भी आपको असत्य बताना है। इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए, बी, सी या डी। ठीक है, कथन 1 क्या है? सत्य भी आपको असत्य बताना था। इसका मतलब 35 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 गलत है भैया, 2 यानी कथन 2 गलत है, बाकी एक वाला सही है। ठीक है, क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विधि ग्रंथ है या 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा अधिकरण अधिक पुराना है। इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ पर दिया है तीसरा और 5वां, तो दूसरा और तीसरा सबसे प्राचीन है। ये बात आप लोग ध्यान देना भाई। प्रश्न नंबर 36। सूचीवन को भाई, सूचीवन को सूची से के साथ आपको मिलान करना। इधर कवि है और उनकी पुस्तकें हैं यानी कृति हैं, उनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। तो विशाख दत्त है, माणभट्ट है, वागपति, विल्हण है। विक्रमादेव चरित, कौंडगहो, हर्षचरित या मुद्रा राक्षस? ठीक, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर 36 में? ठीक है, तो विशाख दत्त हो जाए, मुद्रा राक्षस यानी ए का हो गया 4, बाणभट्ट आपका हर्षचरित हो गया, बी का हो गया भैया 3, इसके बाद वागपति विक्रमादेव चरित हो जाएगा, और विल्हण गौडगहू। ठीक है, यानी डी का हो जाएगा। सॉरी गलत हो रहा है, 4, 3 वागपति गौडगहू हो जाएगा भाई। 1 मिनट, ये गलत हो रहा है। एक मिनट भाई। ठीक है, चलिए, बिल्हण भाई डी का हो जाएगा, बिल्हण हो जाएगा, विक्रमादित्य चरित हो जाएगा, और आपका वागपति गौड़ का हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसी ऑप्शन में है, देखते हैं हम लोग। 4 3 2 1, 4 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट, हर्षचरित
वागपति गौडगहों और विशाखदत्त। तो विशाखदत्त इसमें 2 बार दे दिया, अरे भैया विशाखदत्त नहीं, विल्हण होना चाहिए पर, ठीक है, यहाँ पर गलत दे दिया, विल्हण। ओके, हाँ, विल्हण का है विक्रमादित्य चरित, तो यहाँ पर विल्हण होना चाहिए भाई, विल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखित नाटक माल विक्रमादित्यम किस पर आधारित है? समाज व संस्कृति पर, या अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल घटनाओं पर, या हर्ष के जीवन पर, या व्याकरण या कर्मकांड पर। तो इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई प्रश्न नंबर 37 का? तो 37 का जाएगा बी आंसर, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। आप जो कालिदास का नाटक है माल विक्रमादित्यम, ठीक है, कालिदास का जो नाटक है माल विक्रमादित्यम जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर भी। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 से भैया मिलान करना है। इधर कवि इधर किया है, उनकी रचनाएं दी गई है, ठीक है। जय सिंह है, न्यायचंद्र है, बिल्लाल और हेमचंद। हमीर काव्य, भोज प्रबंध, इसके बाद है द्रौसय महाकाव्य और कुमार पाल चरित। कुमार पाल चरित प्रश्न नंबर 38, ठीक है। तो जयसिंह हो जाएगा आपका कुमार पाल चरित, यानी ए का हो जाएगा 4। इसके बाद न्यायचंद हो गए हमीर काव्य भाई, बी का हो जाएगा 1। सी का हो जाएगा भाई बिल्लाल, बिल्लाल हो जाएगा आपका भोज प्रबंध हो जाएगा, और हेमचंद द्रौसय महाकाव्य, ठीक है। यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 है किसी में, 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखो, जयसिंह कुमार पाल चरित है, न्यायचंद्र हमीर काव्य है, बिल्लाल भोज प्रबंध है, और हेमचंद द्रौसय महाकाव्य हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 39। राज तरंगड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2। कथन 1 में है कल्हण ने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी। राज तरंगड़ी की यह चंदेल राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 क्या असत्य है, आपको असत्य बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। राज तरंगड़ी आरंभिक इतिहास लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी जो रचना होती है 12वीं शताब्दी में कल्हण ने की थी। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। किसके? कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का भी संग्रह है, ना कि चंदेलों की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, गलत, आपको गलत बताना था। अगला है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मनुस्मृति प्रारंभिक भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। कथन 2 है इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन से कथन असत्य हो जाएंगे भाई, ठीक है। केवल एक और केवल, यानी कि बी। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। केवल एक क्या है? असत्य है। ये दो आपको दो वाला सही हो जाएगा भाई। क्यों असत्य है इसके बाद हम लोग चर्चा आगे करते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो है आपका वो धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक विधि ग्रंथ है। क्या है? विधि ग्रंथ है भाई। नियम कानून उसमें दिए गए, विधि दी गई है। इसकी रचना जो होती है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। मनुस्मृति इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक विधि ग्रंथ है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर 41। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, अरबी यात्रियों द्वारा है, या भारतीयों द्वारा, या यूनानी समुद्री यात्री द्वारा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त होती है जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ठीक। 41 हो जाएगा आपसे। 41 में आप लोग क्या दे रहे हैं, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना एक अज्ञात यूनानी यात्री द्वारा की गई है। अज्ञात यूनानी है, हमको ये नहीं पता था यूनानी, लेकिन वो कौन था, उसका क्या नाम था, ये नहीं पता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई सही आंसर। यूनानी समुद्री यात्री द्वारा, लेकिन उसका नाम नहीं पता है। 41 का सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी करने वाले शासक हिंद यूनानी थे, ठीक है।
बात एकदम सत्य है भैया। हिंद यूनानियों ने द्वितीय शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो ये भी सत्य है, दोनों बातें क्या है, सत्य भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर, दोनों बातें सत्य है। शासकों की प्रतिमा व नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, दक्षिण भारत में अनेक स्थलों से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। कथन 2 है, दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? तो ये दोनों ही बातें क्या है भाई, सत्य है। आपको असत्य बताना था, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाओगे भाई। कहां जाओगे? ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, क्योंकि दोनों बातें सत्य है भाई। अगला है, प्रश्नगत विकल्पों में से दोनों विकल्प क्या है, सत्य है। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं जो रोम के साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टरीज में भारत का किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की गई है? इटली है, मिस्र है, कंबोडिया और फारस। प्रश्न नंबर 44। ठीक है, तो जाएगा इसका फारस आंसर सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका यानी हिस्टरीज है या ठीक है में हमें भारत फारस संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत और फारस के संबंधों की जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूतों में कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पाटलिपुत्र में राजदूतों को भी भेजे जाने पर यूनानी राजाओं द्वारा? प्रश्न नंबर 45, सेंड्रोकोट्स है, टाइमेकस है, मेगास्थनीज है और डायोनिसिस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई सही आंसर। ये तीनों आए हैं। ठीक है, किन किन के दरबार में आए थे इनके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे भाई। हम लोग पूरा सार पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में भाई, चंद्रगुप्त मौर्य में है ना, जो मेगास्थनीज ने आया था ना, इसने इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहले हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया है। यह सिद्ध हुआ है कि सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। क्या थे? सेंड्रोकोट्स का मतलब क्या है? अब इनका मतलब है एक ही व्यक्ति थे, इसका मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 46। किस प्राचीनतम पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है? हिस्टरीज है, नेचुरल हिस्टोरिका है या इंडिका है या इनमें से कोई नहीं? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था भाई। प्रश्न नंबर 46 का हो जाएगा सही आंसर बी, नेचुरल हिस्टोरिका है ना, प्लिनी ने इसको लिखा था भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की पुस्तक है। यह लैटिन भाषा में और हमें भारत तथा इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 47। प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। फिर ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा से संबंधित है ना, द्रविड़ भाषा से जो संबंधित है सभी, सॉरी द्रविड़, हाँ दक्षिण भारत संबंधित सारी है। तो हो जाएगा तमिल इसका सही आंसर भी। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में संगम साहित्य संकलन किया था, जो मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। संगम साहित्य में दिए गए यवनों के विवरणों में से कौन से विवरण सत्य हैं? यमन लोग अपने अपने पोतों पर आते थे। यमन सोने के बदले काली मिर्च खरीदते थे। यमन सुरा और दासियां स्थानीय लोगों तक पहुंचाते थे। यवनों ने अंत तक दक्षिण भारत में अधिकार कर लिया था।
उपर्युक्त में से सत्य कथन आपको चर्चा करना है। इसमें से कौन से हो जाएंगे सत्य का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 1 2 3 4 भैया नहीं है, 1 2 3 सत्य है और 4 क्या गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्यों भग रहा है भाई, 1 मिनट। इसका सी हो जाएगा सही आंसर, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ओके भैया, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे भाई। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना। अब ये एमसीक्यू खत्म हो गए। जो चैप्टर जब खत्म होगा भाई थ्योरी, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद भाई सभी को।